Good morning, students. We are going to discuss about some questions related to electrochemistry, class 12th. Uh, Here we have the question. First question is explained with the graph the variation of molar conductivity of a strong electrolyte with dilution. In this question, there are two important terms. First is molar conductivity, and second is dilution. तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि इनकी मीन्स क्या है, क्या मीनिंग हो सकती है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, राइट। इसको ऐसा भी लिख देते हैं, कप्पा इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ऐसा भी लिखा होता है। अब सेकंड थिंग, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स जिस भी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जिस भी सॉल्यूशन की हम कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसका वो सॉल्यूशन कितने लीटर है, राइट। तो डाइल्यूशन में अगर हम ये कहें कि आपके पास एक सॉल्यूशन होता है ना। अब इस सॉल्यूशन में आप एक्स्ट्रा वाटर क्वांटिटी ऐड करते हैं, वाटर क्वांटिटी ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर क्वांटिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो वाटर क्वांटिटी ऐड करेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा, क्यों? सपोज पहले वो हमने कहा कि हमारे 5 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन था। अब उसमें आपने ऐड कर दिया क्या, पर लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है, तो अब क्या हो गया, पर 2 लीटर के हिसाब से वो हो गया, ठीक है। तो अब पर लीटर में क्या होगा, पर लीटर में हो जाएगा 2.5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो आयंस, जो सब्सटेंस, जो सॉल्यूट 5 मोल पर लीटर थे, अब वो जब 2 लीटर बन गया वो, ठीक है, तो 2 लीटर में पर लीटर कितने आएंगे, 2.5 मोल पर लीटर आएंगे। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है डाइल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ें नोट करनी है कि जो हमारी कंडक्टिविटी है वो कहती है कि आयंस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर लीटर जितना ज़्यादा होंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। पर लीटर, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा आयंस होंगे। लेकिन डाइल्यूट करते हैं तो लीटर इंक्रीज होता है, तो आयंस क्या होने चाहिए, सही मायने में ये कि डिक्रीज होने चाहिए, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस डिक्रीज होते हैं, नो डाउट। लेकिन जो हम लिखते हैं कि लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, तो डाइल्यूशन पर कप्पा की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वाटर ऐड करते हैं तो वॉल्यूम बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज होता है। तो एक पार्ट है जो डिक्रीज हो रहा है, दूसरा पार्ट है जो इंक्रीज हो रहा है। इनमें इंक्रीज इन वॉल्यूम डोमिनेंट होता है देन डिक्रीज इन कप्पा वैल्यू, राइट। तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ता है, लेमडा एम की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी लेमडा एम की वैल्यू है वो लिखी जाती है, क्या हमने बोला था अभी, 1000/m, ठीक है, 1000/m। अब ऐसा समझिए ये क्या है, ये मोलैरिटी है। m मीन्स क्या, m मीन्स मोलैरिटी, ठीक है, m मीन्स मोलैरिटी। तो ये जो मोलैरिटी है, जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। अगर मोलैरिटी डिक्रीज होगी तो क्योंकि ये क्या है, लेमडा एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब एम डिक्रीज होगा तो लेमडा एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप इस तरीके से भी फार्मूले से समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। लेमडा एम क्या, लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी मीन्स एक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी हो गई, उसके बाद आपने देख लिया इफेक्ट क्या है डाइल्यूशन का। तो जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाते हैं हम, नंबर ऑफ आयंस पर
यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाता है, इसलिए कप्पा की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम डोमिनेंट होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट लैम्डा एम पे क्या पड़ता है कि वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। इसके बाद बात आती है ग्राफ की। तो देखिए, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करें एक ग्राफ में, जिस पे हमने एक एक्सिस पे लैम्डा एम ले लिया, मोलर कंडक्टिविटी ले ली, और दूसरे पे हमने रूट सी, ये कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन पावर हाफ, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज़ करने चाहिए। पहला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डाइल्यूशन पर इफेक्ट दोनों का अलग अलग पड़ता है, ठीक है। जो वीक है उसके लिए अलग, जो स्ट्रांग है उसके लिए अलग। और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, डाइल्यूशन पर अल्फा की वैल्यू, अल्फा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या, नंबर ऑफ आयंस स्प्लिटेड, ठीक है, नंबर ऑफ आयन स्प्लिटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिटेड, ऐसा बोले इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिटेड, ठीक है, कितनी स्प्लिटिंग हुई, कितना डिसोसिएशन हुआ, डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूल। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो क्या हमने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ दिखा। तो देखो, डाइल्यूशन पर दोनों के लिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एसई और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डब्ल्यूई, दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन आपको पता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा वेरिएशन, आयंस, नंबर ऑफ आयंस में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना आप डाइल्यूशन करते जाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल स्प्लिट होते चले जाएंगे, ठीक है, स्प्लिट होंगे, ज़्यादा आयंस बनेंगे, ज़्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बात समझ में आई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन बहुत कम होता है। अब इसमें यह देखना है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो वेरिएशन आते हैं वो इस तरह से आते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, ज़्यादा वेरिएशन यानी रैंडम इंक्रीज नहीं होता, इरेगुलर इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है सॉल्यूशन की, नो डाउट, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टेंस की वैल्यू है, जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो रैंडम या इरेगुलर इंक्रीज नहीं होती, वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन देती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलता है। मतलब कि उसमें अचानक से जो लैम्डा एम की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। इन दोनों का रीज़न हमें समझना है। मान लो हमने इसको ले लिया कि ये KCl का हमने लिया था, ये CH3COOH का था, यानी एसिटिक एसिड का था। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के ग्राफ मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए अलग मिल रहा है, वीक के लिए अलग अलग टाइप का मिल रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि ये स्ट्रॉन्ग है वो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे डाइल्यूशन पर, और जब नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे तो उस कंडीशन में उनमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन वेरिएबल यानी वेरिएशन देखने को मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा डाइल्यूशन पर, वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज होंगे, और जब सी की वैल्यू कंसंट्रेशन लगभग 0 के आसपास आएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, वेरी लो, नेग्लेजिबल जैसा, उस समय इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अचानक से इंक्रीज होने लगती है। तो दोनों का नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
कि गिवन ग्राफ किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग के लिए वीक के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और वीक के लिए इस तरह से कर्व मिलता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और जब कंसंट्रेशन लगभग 0 के आसपास होता है, बहुत लो होता है, उस समय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या कहें दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए उस समय जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी एक टाइम के बाद इंक्रीज होना बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जब जब डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब मोलर कंडक्टिविटी में होने वाला इंक्रीज स्टॉप हो जाता है, नहीं इंक्रीज होती। इसका मतलब वहाँ पे उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, 100% स्प्लिटिंग हो चुकी है। और उसी स्टेट को जहाँ पे इंक्रीज करना बंद हो गया मोलर कंडक्टिविटी, उसे बोलते हैं लिमिटिंग, उस कंडक्टिविटी बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी, और डाइल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या हो गया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो चुका है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है। और उस समय जो कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी है। कौन सी मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं लेमडा एम नॉट। लेमडा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये कब है? जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुंच गए। ठीक है, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ। वीक के लिए, जैसे स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट से एसिटिक एसिड है हमारा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी इसी तरह से वेरी करती है। ठीक है, बट रैपिड इंक्रीज आप देख रहे हो ग्राफ में, रैपिड इंक्रीज होता है। ठीक है, रैपिड, क्योंकि वो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं डाइल्यूशन से, वैसे वैसे मोर आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो लोअर हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उनकी ज़्यादा ज़्यादा आयंस बनते हैं और अचानक से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी अचानक से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें, लेकिन ध्यान रहे कि ये ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन नहीं आता वीक के लिए। और यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा नोटिस करिएगा, याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा इस चीज़ को, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको हम, उनके लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करके और मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर लें, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ग्राफ मेथड है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने का, वो स्ट्रॉन्ग के लिए वेल डिफाइंड है, लेकिन वीक के लिए नहीं। वीक के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिन्हें हम कोलरास लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन, तो वीक के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन